नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक, अध्याय 7, दोस्ती। जैसे ही राज्य के विशाल विस्तार पर सूर्योदय हुआ, फुसफुसाहट और आश्चर्य की लहर जंगल की आग की तरह फैल गई। यह खबर हलचल भरे बाजारों से शांत गांव की गलियों तक पहुंच गई। महाराज वीरेंद्र ने एक लड़के को गोद लिया है। इस रहस्य उद्घाटन ने लोगों में मिश्रित भावनाओं को जगा दिया। कुछ लोगों के लिए यह खुशी और आशा का एक क्षण था, राजा की करुणा का संकेत था। दूसरों के लिए यह जिज्ञासा और भ्रम का विषय था। महाराज ने इस बच्चे में ऐसा क्या देखा कि उन्होंने ऐसा अभूतपूर्व निर्णय लिया? वहां भव्य महल के अंदर ध्रुवा और उसकी मां के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। महाराज वीरेंद्र ने व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया कि उन्हें एक विशाल स्थान दिया जाए। कुछ देर बाद शाही कक्ष में तनाव स्पष्ट था। हवा में टकराव की स्थिति थी। महारानी पद्मा कमरे में घुसी। उनकी आवाज तलवार की तरह सन्नाटे को चीरती हुई आई। महारानी पद्मा गुस्से में, आपकी हिम्मत कैसे हुई उन दरिद्र मां पुत्र को इस राजमहल में रखने की? और मैंने सुना है कि आपने उन्हें वो सुविधाएं भी दी हैं जिसका अधिकार केवल इस राजमहल के सदस्यों के पास ही होती है। क्यों महाराज, क्यों? आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? महाराज वीरेंद्र उनकी ओर मुड़े। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उनकी हरकतें सोच समझकर हो रही थीं। वो महारानी के करीब गए। उनके हाथ धीरे से लेकिन मजबूती से महारानी के कंधों पर टिके हुए थे। महाराज वीरेंद्र दृढ़ लेकिन सौम्य। महारानी, समझने की कोशिश करिए। अभी आपके मन में उठने वाले सवालों पर विचार करने का समय नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब हमारे बेटे और हमारे साम्राज्य के भविष्य के लिए है। यह सुनकर महारानी पद्मा की आंखें अविश्वास से चमक उठी। उनकी आवाज में गुस्सा उबलने लगा और गुस्से में बोली, कैसी बहकी बातें करते हैं आप? हमारे साम्राज्य और उनके बीच क्या संपर्क है? आज जब रुद्र अपने घर लौटेगा और देखेगा कि उसकी जगह कोई और यहां बैठा है, तो उसे कैसा लगेगा? आपने सोचा है? कहीं यह बात सच तो नहीं है अभी प्रजा के बीच चल रही है कि वो आपका नाजायज पुत्र है? इन शब्दों पर महाराज वीरेंद्र का व्यवहार तुरंत बदल गया। उनका चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। महारानी पद्मा के कुछ कहने से पहले ही उन्होंने अपने दोनों हाथों से महारानी पद्मा के गले को दबाकर गुस्से की नजरों से कहा, आप अपनी सीमा में रहिए पद्मा। लगता है कि आप भूल गई हैं कि आप किसके समक्ष खड़े होकर अपना क्रोध दिखा रही हो। हम आपके दास दासियां नहीं हैं जो सब सुने। हम इस साम्राज्य के महाराज हैं, और वैसे भी रुद्र की जगह उस लड़के को देने नहीं, बल्कि उसकी जगह को बचाने के लिए उसे यहां लाए हैं। महारानी पद्मा ने संघर्ष किया। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। उनकी आंखें दया की भीख मांग रही थीं। उनकी आवाज धीमी होकर हाँफने लगी थी। अंत में महाराज ने उन्हें छोड़ दिया और उन्हें बलपूर्वक पीछे धकेल दिया। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। सांस फूलने लगी। चेहरे पर आंसू बह रहे थे। महारानी पद्मा कांपती हुई अपने पैरों पर खड़ी हुई। बिना कुछ कहे वो कमरे से बाहर भाग गई। उनके जाते ही सेनापति भानुराज, जिनका कवच मशाल की रोशनी में मंद मंद चमक रहा था, सावधान की मुद्रा में खड़े थे। अपने सम्राट को संबोधित करने से पहले झिझकते हुए उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सेनापति भानुराज, महाराज की जय हो। महाराज वीरेंद्र अभी भी अवशिष्ट क्रोध से भरे हुए धीरे धीरे भानुराज का सामना करने के लिए मुड़े। एक तेज गति से उन्होंने अपने लंबे काले बालों को पीछे धकेला। महाराज वीरेंद्र, हाँ बताओ भानु, तुम क्या कहने आए हो? सेनापति भानुराज अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए, महाराज, राजकुमार रुद्र महल में आ गए हैं। इस समय वे अपने कमरे में मेरे बेटे तक्ष के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। कमरे में तनाव सुबह के सूरज के नीचे धुंध की तरह फैल गया। महाराज वीरेंद्र की भौहें ढीली हो गईं और खुशी की एक झलक उनके चेहरे को रोशन कर गई। वे शांत हो गए और उनका व्यवहार उत्सुकता से भरी प्रत्याशा में बदल गया। महाराज वीरेंद्र, ठीक है। बिना एक और शब्द कहे महाराज वीरेंद्र सेनापति के पास से आगे बढ़ गए।
उनकी शाही चाल में ताकत और पितृत्व के गर्व का मिश्रण था। महल के गलियारे जो सुनहरी मशालों और जटिल नक्काशी से सजे थे, उन्हें राजकुमार रुद्र के कमरे की ओर ले गए। उनके दृढ़ और आत्मविश्वासी कदम विशाल हॉल में गूंज रहे थे, जो सुनने वाले सभी लोगों को उनके आने का संकेत दे रहे थे। वहां कमरे में राजकुमार रुद्र और तक्ष के बीच लकड़ी की तलवारों की टकराहट की आवाज से कमरा धीरे धीरे गूंज रहा था। रुद्र का चेहरा गंभीर था, हर हरकत पर ध्यान केंद्रित था, लेकिन तक्ष के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जब दालान में पदचिन्हों की आवाज गूंजी तो तक्ष ने चुपके से दरवाजे की ओर देखा। महाराज वीरेंद्र की विशाल आकृति ने प्रवेश किया और उसी क्षण तक्ष ने जानबूझकर गलत कदम उठाया और हार का नाटक करते हुए अपनी तलवार गिरा दी। महाराज वीरेंद्र का चेहरा गर्व से चमक उठा। आगे बढ़ते हुए उन्होंने रुद्र को गर्मजोशी से गले लगाया। उनकी आवाज में उत्साह भरा हुआ था। महाराज वीरेंद्र गर्व के साथ, वाह पुत्र वाह, आज तुमने तक्ष को हरा दिया। देखो एक दिन तुम पूरी दुनिया को हरा दोगे। मुझे तुम पर गर्व है। रुद्र अपने पिता की प्रशंसा से मुस्कुराया। जब महाराज वीरेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे कमरे से बाहर ले गए, उसकी खुशी स्पष्ट थी। सेनापति भानुराज के उनके पीछे प्रवेश करते ही दरवाजा धीरे से चरमराया। वो तक्ष के पास गए, जो अपने अंगरखे से धूल झाड़ रहा था, और अपने बेटे के कंधे पर दृढ़ हाथ रखे। सेनापति भानुराज, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आज तुम जानबूझकर रुद्र से हार गए, लेकिन एक दिन तुम उसे हरा दोगे। एक दिन तुम इस राज्य के राजा बनोगे। तुम मेरा सपना पूरा करोगे, है ना तक्ष? तक्षराज ने अपना सिर उठाया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक उठी। तक्षराज, जी पिताश्री। वहीं दूसरी ओर ध्रुवा खिड़की के पास बैठा था और उसकी नजरें दूर से एक आकृति पर टिकी हुई थी, जो घने जंगल में गायब हो रही थी। उसके पीछे से एक गर्म आज्ञाकारी आवाज ने शांति को तोड़ा। महाराज वीरेंद्र धीमी आवाज में, ध्रुवा, क्या तुम देख रहे हो? चौंक कर ध्रुवा तेजी से मुड़ा। अप्रत्याशित उपस्थिति से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने श्रद्धा से अपना सिर झुकाया। ध्रुवा, महाराज की जय हो। महाराज, आप यहां हैं? आपको आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बुला सकते थे, मैं खुद आपके पास आ जाता। राजा ने धीरे से ठहाका लगाया। उनका चेहरा पिता की गर्मजोशी से चमक रहा था। महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, तुम और तुम्हारी औपचारिकताएं ध्रुवा, आज मैं यहां एक खास वजह से आया हूं, किसी को तुमसे मिलवाने के लिए। महाराज ने अपने पीछे इशारा किया, जिससे रुद्र, जो आत्मविश्वास और आकर्षण से भरे हुए थे, महाराज वीरेंद्र, रुद्र, ध्रुवा से मिलो। आज से ध्रुवा तुम्हारा मित्र और तुम्हारा भाई होगा। युवा राजकुमार को देखते ही ध्रुवा की आंखें चौड़ी हो गई। ध्रुवा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये राजकुमार रुद्र हैं, है ना? महाराज की मुस्कान और गहरी हो गई जब उन्होंने सिर हिलाया। महाराज वीरेंद्र, हाँ तुम सही हो। तुरंत ध्रुवा ने सम्मान में सिर झुकाया। ध्रुवा, राजकुमार रुद्र की जय हो। लेकिन रुद्र ने एक चमकदार हंसी के साथ अपने हाथ की एक लहर के साथ इशारे को खारिज कर दिया। रुद्र, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अब हम दोस्त हैं और एक दूसरे के सामने झुकते नहीं हैं, वे गले मिलते हैं। जब राजकुमार रुद्र आगे बढ़े और ध्रुवा को अपनी बाहों में भरकर गर्मजोशी से गले लगाया, तो कमरे में नरम सरसराते पैरों की आवाज गूंज उठी। दयालुता का यह कार्य ध्रुवा के संयमित धैर्य को तोड़ता हुआ उसके गालों पर आंसू बहने लगे। राजकुमार रुद्र आंसू देखकर धीरे से, क्या तुम रो रहे हो? इसमें रोने वाली क्या बात है? ध्रुवा ने जल्दी से अपना चेहरा पोंछा, लेकिन अपने अंदर उमड़ती भावनाओं को रोक नहीं सका। ध्रुवा, ये दुख के आंसू नहीं है राजकुमार, ये खुशी के आंसू है। आज मुझे इस राज्य में न केवल एक परिवार मिला, बल्कि मुझे एक भाई भी मिला। एक पल के लिए कमरे में एक सुकून भरी खामोशी छा गई।
जिसे केवल महाराज वीरेंद्र की कोमल आवाज ने तोड़ा। महाराज वीरेंद्र अधिकार और गर्मजोशी के साथ, ठीक है, आज के लिए इतनी भावनाएं काफी है। रुद्र, अब तुम्हारे लिए अपने कमरे में वापस जाकर आराम करने का समय है। ध्रुवा, कल तुम्हारे और रुद्र के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। रुद्र अपने पिता की ओर मुड़ा, उसका चेहरा जिज्ञासा से चमक उठा। राजकुमार रुद्र, कल क्या होने वाला है पिताजी? महाराज वीरेंद्र रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए, उनकी आंखों में उत्साह की चमक थी। महाराज वीरेंद्र, वो तुम्हें कल पता चल जाएगा रुद्र। महाराज ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर उसे धीरे से दरवाजे की ओर ले गए। ध्रुवा पर एक अंतिम आश्वस्त करने वाली नजर डालकर महाराज वीरेंद्र और रुद्र कमरे से बाहर निकल गए। ध्रुवा को खिड़की के पास खड़ा छोड़ दिया, उसका दिल नई उम्मीद से भर गया था। और अगले अंक में घर से दूर। तो मिलते हैं अगले अंक में।